नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। इन दिनों दिल्ली और जम्मू कश्मीर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर टकराव है, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद राज्यपाल शासन को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। ऐसे में 3 सवाल उठ रहे हैं। पहला, उपराज्यपालों को लेकर संवैधानिक स्थिति क्या है? दूसरा, वो बाकी राज्यपालों से कैसे अलग हैं? और तीसरा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की क्या अतिरिक्त जिम्मेदारियां या शक्तियां हैं? आज विशेष में हम इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। आपको सरल भाषा में ये संवैधानिक बारीकियां समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में राज्यपाल के पद की जरूरत, उसकी भूमिका, विशेष शक्तियों और विवेकाधिकार को लेकर बहस काफी पुरानी है। संविधान सभा में जब राज्यपाल की बात आई थी तो इसके सीधे निर्वाचन से लेकर राष्ट्रपति की ओर से उनकी नियुक्ति तक के सुझाव दिए गए, लेकिन आखिर में यह तय हुआ कि संविधान के प्रहरी के तौर पर राज्य में एक व्यक्ति नियुक्त हो जो राज्यपाल कहलाए। लोकतंत्र यानी जनता द्वारा जनता पर शासन करने के लिए लोगों को चुनने का तंत्र। इनमें जनता तय करती है कि उस पर शासन कौन करे। ऐसे में महज राज्यपाल, प्रशासक या उपराज्यपाल जैसे पदों पर बात छिड़ती है तो लोग इन्हें सिरे से नकारने की कोशिश करते हैं। ये बहस काफी पुरानी है। ये मामला जब संविधान सभा में आया तो कहा गया कि लोकतंत्र में राज्यपाल का पद ही गैर जरूरी है। लेकिन सवाल उठा कि जब संवैधानिक संकट की बात आएगी और अगर चुनी हुई सरकार संविधान की अनदेखी करेगी तो फिर उसे कैसे रोका जाएगा। कहा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद, संस्थानों की जांच और परख के लिए एक तंत्र जरूरी है। जो 29 राज्य हैं उनके शासन का संचालन अपने अपने मुख्यमंत्री करते हैं और राज्यपाल जो है वहाँ का वो केवल एक संवैधानिक मुखिया है, वो एक रबड़ की मोहर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जबकि जो उपराज्यपाल हैं उनको जो शब्दावली प्रयोग की गई है संविधान में उसका नाम दिया गया है प्रशासक। प्रशासक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर। आम आदमी की भाषा में यूज़ करें तो इसका नाम होता है CEO या MD। तो वो दिल्ली के प्रशासक हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जो केंद्र के प्रदेश होते हैं, संविधान ये कहता है कि उनके शासन का संचालन भारत के राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति डायरेक्ट वहाँ जाके शासन संचालन नहीं करेंगे। वो एक आदमी की ड्यूटी लगा देंगे कि मेरी तरफ से आप करिए, उसका नाम होगा, उसे प्रशासक नियुक्त कर देंगे, उसका नाम होगा उपराज्यपाल। संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य और कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। आलोचक आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है। खासतौर पर राजनीतिक उथल-पुथल और केंद्र राज्य विवाद में राज्यपाल की भूमिका की आलोचना अक्सर होती है। दिल्ली में जहां उपराज्यपाल का प्रावधान, वहां तो चुनी हुई सरकार के अधिकारों की बहस और आगे तक जाती है। आमतौर पर राज्यपाल को सेरेमोनियल यानी शोभा का पद माना जाता है। इस पद पर नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। और तीसरा कि यह संघीय व्यवस्था में राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्र सरकार जब चाहे उनका इस्तेमाल करे और जब चाहे हटाए और जब चाहे नियुक्त करे। इसका इस्तेमाल राज्य की सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए होता है। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। ये पद केवल शोभा का पद नहीं है। संवैधानिक प्रावधान लागू करने और सरकार के कामकाज पर नजर रखने में राज्यपाल और उपराज्यपाल अहम भूमिका निभाते हैं। वो तो गवर्नर के एडवाइसेस होंगे। जब गवर्नर खुद एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ले लेता है उस वक्त गवर्नर को एडवाइस करने के लिए एडवाइसेस नियुक्त किए जाते हैं। वो ऑफिसेस होते हैं, सीनियर ऑफिसेस होते हैं, उनके थ्रू वो चलाते हैं। उस वक्त मंत्रिमंडल तो है नहीं, इसलिए गवर्नर के जो आदेश है उसका पालन इनके थ्रू होता है।
राज्यपाल के पद को विवादों से परे करने और केंद्र राज्य रिश्तों को मजबूत करने के लिए 1983 में सरकारिया कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी थीं। इस कमीशन ने कहा था कि राज्यपाल के पद पर विभिन्न क्षेत्रों के गैर राजनीतिक विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, जो निष्पक्ष तरीके से अपने पद की जिम्मेदारियां निभाएं। इसके लिए राज्य सरकार पैनल बनाकर नामों की सिफारिशें करे। संविधान के मुताबिक राज्यपाल किसी भी राज्य में देश के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। संविधान सभा में जब राज्यपाल की जरूरत पर बात आई तो दलील दी गई कि वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु की तरह काम करेगा। राज्यपाल को संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच की सीढ़ी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने और महबूबा मुफ्ती सरकार के अल्पमत आने के बाद राज्यपाल शासन लागू किया गया है। राज्य में ऐसा 8वीं बार हुआ है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल NN बोहरा के कार्यकाल में राज्यपाल शासन का ये चौथा मौका है। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरे देश में ऐसे मामलों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन क्यों है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में अगर कोई सरकार विफल रहती है, सरकार गिर जाती है, कोई भी पार्टी या गठबंधन अगर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाते हैं, ऐसे हालात में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 356 किसी भी राज्य में संविधान तंत्र की विफलता या फिर संविधान के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो संबंधित राज्य में सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 356 लागू नहीं होती। बिल्कुल, पर ये चीज़ मैं साफ कर दूं क्योंकि काफ़ियों को गलतफहमी है। जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल कहलाता है और ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन से पे निर्भर करता है। 6 महीने के लिए गवर्नर रूल चलेगा, वहाँ पे चल सकता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। राज्य से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार और भारतीय संसद को कुछ ही अधिकार हासिल हैं। ज्यादातर मामलों में फैसले लेने का अधिकार रियासती सरकार के पास है। जम्मू कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास अपना अलग संविधान है। इस संविधान के तहत 1965 तक राज्य में अपना अलग सदरे रियासत भी होता था। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 से लागू हो गया। इसमें अब तक करीब 30 संशोधन हो चुके हैं। रियासत के संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक फिलहाल राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख है। तो ये सिर्फ कश्मीर के केस में है और किसी स्टेट में नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो ब्रेकडाउन होता है तो उस वक्त दूसरे स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। लेकिन कश्मीर में एक ऑप्शन ये है कि गवर्नर का शासन वहाँ पर लागू किया जाता है और ये ऑप्शन है। इन्होंने वही ऑप्शन, उसमें एक एडवांटेज उनके लिए ये है कि उसको असेंबली में पास करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर गवर्नर का शासन होता है, हो सकता है, जैसे मैंने कहा पहले। तो दूसरे स्टेट्स में गवर्नर का शासन नहीं होता, राष्ट्रपति शासन होता है। उसमें गवर्नर के थ्रू चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नर खुद राष्ट्रपति को इसमें इन्वॉल्व किए बिना गवर्नर खुद चला रहे हैं। रियासत के संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के साथ राज्य की विधायिका का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 में राज्यपाल शासन का जिक्र है। इसके मुताबिक राज्य में सरकार गिरने, सरकार के अल्पमत में आने और किसी दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनाने का दावा ना पेश कर पाने या फिर किसी पार्टी के पास बहुमत ना होने के हालात में राज्यपाल शासन लागू होता है। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है।
राज्य संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का है। राज्यपाल शासन के दौरान विधानसभा या तो निलंबित रहती है या फिर उसे भंग कर दिया जाता है। अगर 6 महीने के अंदर राज्य में हालात सामान्य नहीं हो पाते हैं तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर राज्यपाल शासन की मियाद को बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए राज्यपाल के सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन वो राज्य का सिर्फ वैधानिक प्रधान ही नहीं होता, बल्कि राज्यपाल का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य में शासन ठीक चल रहा है या नहीं। हम अक्सर राज्यपाल की योग्यता, कार्यकाल, उनके कार्य, उनकी शक्तियों, विधायी, वित्तीय और न्यायिक कार्यों के बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के गवर्नर समान हैं? और संविधान के तहत राज्यपाल को और क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 40 साल में 8वीं बार राज्यपाल शासन लागू किया गया है। इसके बाद राज्यपाल का पद और उसकी भूमिका फिर से चर्चा में है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भारत के संविधान के तमाम प्रावधान लागू नहीं होते, लेकिन सरकार के गठन और संवैधानिक संकट के वक्त तमाम राज्यपालों की भूमिका तकरीबन एक जैसी है। बाकी राज्यों के मामले में संविधान राज्यपाल को तमाम तरह के विशेषाधिकार देता है। इनसे साबित होता है कि राज्यपाल का पद महज शोभात्मक नहीं बल्कि कार्यात्मक भी है। संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। 1956 के 7वें संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। गवर्नर का जो काम है वो सबसे पहले जो इलेक्शन होता है, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, तो उसके लीडर को नॉर्मली वो बुलाते हैं और उनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना उनका काम है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सारा जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर में निहित है, वेस्टेड इन द गवर्नर। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अनुच्छेद 165 के तहत वो राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा और आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के लिए निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। अनुच्छेद 166(2) और 166(3) के मुताबिक राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो अनुच्छेद 166(2) के तहत राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। संविधान गवर्नर को पूरी पावर्स देता है किसी को भी चीफ मिनिस्टर नियुक्त करने की, लेकिन गवर्नर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उनकी राय में, उनके जजमेंट में सदन के बहुमत का समर्थन पा सकने की स्थिति में हो। लेकिन ये गवर्नर के अपने डिस्क्रिशन में, उनके अपने सेटिस्फेक्शन पर निर्भर करता है, तो और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बहुमत का सवाल है कि किसके साथ बहुमत है, वो निर्णय केवल विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही लिया जा सकता है और कहीं नहीं। अनुच्छेद 174 के मुताबिक राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार ना तो विधानसभा का सत्र बुला सकती है और ना ही स्थगित कर सकती है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत उसे ये शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्य में कोई विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर विधेयक राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है। यही नहीं, राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने विवेक का भी इस्तेमाल फैसला लेने में कर सकता है। वो विधानसभा में बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करने को बाध्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
देश में दो तरह के राज्य हैं, पहले पूर्ण राज्य और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। दिल्ली का मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी संघ शासित प्रदेश की श्रेणी में ही आता है। इन तमाम राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों की नियुक्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं कि इन नियुक्ति के बारे में संविधान में किस तरह के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ब्रिटिश काल में समूचे भारत का शासन एकात्मक और केंद्र प्रधान था। ऐसा अंग्रेजों ने भारत पर अपना साम्राज्यवादी नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने दोहरी सरकार की व्यवस्था बनाई, पहली केंद्र में और दूसरी राज्यों में। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए एक समान संरचना की व्यवस्था दी गई है। ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर लागू होती है। Normally, if there is a breakdown of the constitutional machinery in the states, the president intervenes. Under Article 356, the president takes over the administration of a state. But here, it is the governor who takes over the administration of the state. It's a temporary kind of arrangement which will last for six months. And in the meantime, the governor can try for another government. Through some permutations, combinations, try another government, or maybe there can be elections. संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल दरअसल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में शासन संविधान के तहत सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। राज्यपाल के नाम से ही राज्य के सभी काम होते हैं। इस तरह राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रमुख होने के नाते दोहरी भूमिका निभाता है, पहला राज्य के प्रमुख के तौर पर और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 156 के तहत वो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकता है। राज्यपाल के पद के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, जबकि अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल के पद के लिए 35 वर्ष की उम्र पार करना जरूरी है। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता। हालांकि संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक परंपरा के मुताबिक राज्य की वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री की अगुवाई में जनता की ओर से चुनी गई राज्य की मंत्रिपरिषद ही करती है। आमतौर पर अगर राज्य में बहुमत वाली स्थायी सरकार हो तो राज्यपाल प्रमुख होने की औपचारिकताओं का ही पालन करते हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान ने राज्यपाल को विशेष विवेकाधिकार दिए हैं, जिनका प्रयोग वो विपरीत परिस्थितियों में अपने काम को सही ढंग से अंजाम देने के लिए कर सकता है। आज की तारीख में कुल मिला के भारत में 7 प्रदेश हैं जो केंद्र द्वारा शासित होते हैं। उनमें 5 प्रदेश अलग कैटेगरी के हैं, जैसे दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। यहाँ कोई विधानसभा नहीं है, कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। जो उपराज्यपाल है, जो वो कहे वो अपने हिसाब से चलाता है। 60 के दशक में 1963 में टू बी एग्जैक्ट पांडिचेरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि नहीं, चुने हुए लोगों की भी बीच में भागीदारी होनी चाहिए। तो एक छोटी सी संस्था बनाई, उसका नाम विधानसभा रखा गया। उसके 30 मेंबर थे। उनसे कहा गया भाई इन लोगों को, जो जनता ने जिनको चुन के भेजा है, आप इनसे भी कंसल्ट करो। दूसरी ओर भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 239 से 241 तक इनके विषयों के उपबंधों का उल्लेख है। संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का सीधा प्रशासन संघ यानी केंद्र के पास होता है। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। प्रशासकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। इन प्रदेशों के प्रशासकों का पदनाम भी राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया है। मौजूदा समय में देश में 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल का पद है, जबकि चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में प्रशासक के हाथों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239(2) के मुताबिक राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को पड़ोस के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राज्यपाल, प्रशासक और उपराज्यपाल की संविधान में स्थिति को समझने के बाद आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि इन तीनों पदों पर आसीन लोगों के अधिकार और कार्यक्षेत्र एक दूसरे से कैसे अलग हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राज्यों के अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1963 में विधानसभा गठित की गई और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसी के साथ ही वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसके साथ ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी है, इसलिए दिल्ली की स्थिति दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। संविधान में अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन उसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी नहीं है। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस और जमीन पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। यहीं पर दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। दिल्ली में उपराज्यपाल की इन्हीं शक्तियों के कारण टकराव की स्थिति दिखती है। पुदुचेरी में भी विधानसभा है, लेकिन वहां यह टकराव नहीं दिखता क्योंकि वहां इन व्यवस्थाओं पर राज्य विधानसभा को कानून बनाने के अधिकार हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक गवर्नर का जो स्टेट के लिए गवर्नर होता है और यूनियन टेरिटरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में फ़र्क है। यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है अब दिल्ली में है, दिल्ली में उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। वैसे उनको वो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का। लेकिन और पौंडीचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दूसरी ओर बाकी राज्यों में राज्यपालों, प्रशासकों और उपराज्यपालों के अधिकारों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक या उपराज्यपाल पूर्ण राज्यों के राज्यपालों के समकक्ष राज्य का अधिपति नहीं होता, बल्कि वो राष्ट्रपति का अभिकर्ता यानी एजेंट होता है। जिन संघ शासित राज्यों में विधानसभा होती है, वहां के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि उपराज्यपाल। हालांकि शपथ उन्हें उपराज्यपाल ही दिलाते हैं। दिल्ली के आप अगर एलजी और गवर्नर की मिलाएंगे तो गवर्नर कहीं नहीं ठहरता है, क्योंकि दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो उप है, उसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। वो इन राज्यपालों से बहुत आगे है। उसके पास रियल शक्तियां हैं जो राज्यपालों के पास नहीं हैं। दिल्ली का उपराज्यपाल हर फाइल दस्तखत करता है। राज्यों में राज्यपाल के पास एक फाइल नहीं जाती है, क्योंकि जब प्रशासनिक मुखिया वो है, CEO वो है, अंतिम शब्द उसका है, तो उसको शासन का हर चीज़ पता होनी चाहिए, उससे अप्रूवल होनी चाहिए। इसलिए जो दिल्ली का उपराज्यपाल है उसकी शक्तियां कहीं ज़्यादा हैं राज्यपालों से। जहां तक बात प्रशासकों की है, तो जिन राज्यों में अपनी विधायिका नहीं है, उन राज्यों में राष्ट्रपति अपने प्रशासकों के जरिए व्यवस्था चलाते हैं। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में शांति, कानून व्यवस्था और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प मामला चंडीगढ़ का भी है। 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद चंडीगढ़ केंद्र सरकार के अधीन हो गया। इसी के साथ यहाँ चीफ कमिश्नर का पद सृजित किया गया, जिस पर वरिष्ठतम IAS अधिकारी को बैठाया जाता रहा। चीफ कमिश्नर ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता था। लेकिन 1 जून 1984 को पंजाब के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार देते हुए प्रशासक के रूप में चंडीगढ़ प्रशासन का मुखिया बना दिया गया और चीफ कमिश्नर के पद को नए प्रशासक के सलाहकार पद में तब्दील कर दिया गया। के बनर्जी चंडीगढ़ के अंतिम चीफ कमिश्नर थे और तब से ही वहां ये परंपरा रही है कि पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक भी होगा, जो उनका अतिरिक्त प्रभार होगा। हालांकि हाल ही में चंडीगढ़ के लिए अलग प्रशासक की मांग तेज हो रही है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।